नमस्कार साथियों, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कैसे हैं आप सभी लोग? बिल्कुल, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं और अपने हाल में मस्त हैं। इसी सेशन में अपन काफ़ी कुछ नई चीज़ें सीखने वाले हैं और नई चीज़ों के अंदर अगर अपन बात करें तो मैं आज आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम आप सब लोगों ने सुन रखा होगा, लेकिन उसके अंदर और क्या क्या चीज़ें आपको सुन सकते हो, क्या क्या चीज़ें और आप सीख सकते हो, उसका एक छोटा सा प्रयास रहेगा और बहुत कम समय में अपन उस पूरे कंप्लीट टॉपिक को कवर करने का अपन प्रयास करेंगे। तो आज जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक रहने वाला है आपका प्लूरल इफ्यूज़न। टॉपिक क्या रहने वाला है? प्लूरल इफ्यूज़न। आप सब को पता है इफ्यूज़न का मतलब होता है अबनॉर्मल फ्लूइड का कलेक्शन कह सकते हो, कलेक्शन कह सकते हो आप। अगर अपन बात करें प्लूरल, तो प्लूरल एक स्पेस है, एक कैविटी है, एक जो सीरस मेम्ब्रेन अपनी बॉडी के अंदर जो किसको कवर करती है? लंग्स को कवर करती है। तो प्लूरल इफ्यूजन की सबसे पहली जो अपन शुरुआत करते हैं वो अपन डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। क्या है इसकी डेफिनेशन, क्या कहती है? देखो, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो सिंपल सी डेफिनेशन अपन कह सकते हैं अबनॉर्मल अबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ फ्लूइड in the प्लूरल स्पेस, प्लूरल स्पेस के अंदर अबनॉर्मल फ्लूइड का जो कलेक्शन होता है उसे अपन क्या कहते हैं? प्लूरल इफ्यूजन के नाम से जानते हैं। नॉर्मली जो प्लूरल स्पेस होता है लंग्स के सराउंडिंग, लंग्स की जो आउटर अपन कह सकते हैं एक तरह की कवरिंग मेम्ब्रेन रहती है जिसकी दो लेयर होती है। एक तो होती है बाहर वाली पैराइटल और अंदर वाली को अपन विसरल कहते हैं। इन दोनों लेयर्स के बीच में नॉर्मली 5 से लेकर 20 ml तक का फ्लूइड रहता है जो इन दोनों लेयर को आपस में फ्रिक्शन होने से क्या करता है? प्रिवेंट करता है। लेकिन जब उसके अंदर अबनॉर्मल फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है तो वो फ्लूइड क्या करता है? आपके प्लूरल स्पेस के अंदर जो नेगेटिव प्रेशर होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? पॉजिटिव कन्वर्ट कर देता है और वो आपके लंग्स के एक्सपेंड होने की जो एबिलिटी है उसको कम कर देता है और उसकी वजह से आपको तमाम रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज के फीचर्स नजर आते हैं। और यही जो मुख्य समस्या आपको किस में देखने को मिलती है? प्लूरल इफ्यूजन के अंदर देखने को मिलती है। तो इस प्लूरल स्पेस के अंदर क्या क्या चीजें अबनॉर्मल फ्लूइड का अक्यूमुलेशन हो सकता है, मतलब कौन कौन से टाइप के फ्लूइड का अक्यूमुलेशन देखने को मिल सकता है? तो देखो, अगर अपन यहां पर बात करें टाइप्स ऑफ फ्लूइड इन प्लूरल स्पेस, अगर अपन प्लूरल स्पेस के अंदर कौन कौन से टाइप के फ्लूइड एक्यूमुलेट हो सकते हैं? सबसे पहला मैं कह सकता हूं सीरस फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो सकता है। कैसा फ्लूइड हो सकता है? सीरस, जिसको अपन किस नाम से जानेंगे? हाइड्रोथोरेक्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जिसको अपन हाइड्रोथोरेक्स के नाम से जानते हैं। दूसरा, अगर वहां पर पस का कलेक्शन हो जाता है प्लूरल स्पेस के अंदर तो जिसको अपन एम्पाइमा कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पाइमा कहते हैं। और या उसे अपन क्या नाम दे सकते हैं? पायोथोरेक्स कह सकते हैं। कुछ लोग एम्पाइसीमा और इस एम्पाइमा में कंफ्यूजन होते हैं, लेकिन ये बहुत डिफरेंट दोनों टर्म्स होती हैं, इनमें कोई आपस में लेना देना नहीं है। एम्पाइमा का मतलब है प्लूरल स्पेस के अंदर फ्लूइड का अबनॉर्मल पस का कलेक्शन, और जबकि एम्पाइसीमा के अंदर जो आपकी एल्यूलाई होती है उसका परमानेंट डिस्टेंशन होकर उसकी वॉल का क्या हो जाता है? डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जो कि एक सीओपीडी का टाइप है। मतलब अपन कह सकते हैं सीओपीडी के अंदर अपन उसको इंक्लूड करते हैं। उसके अलावा देखो, लिम्फ का भी अबनॉर्मल एक्यूमुलेशन हो सकता है जिसको अपन क्या कहते हैं? काइलोथोरेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? काइलोथोरेक्स कहते हैं। और उसके अलावा यूरिन का भी एक्यूमुलेशन हो सकता है। किसका एक्यूमुलेशन हो सकता है? यूरिन लाइक जो फ्लूइड है उसका भी एक्यूमुलेशन देखने को मिल सकता है, जो ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप की यूरोपैथी होती है उस कंडीशन के अंदर, है ना, जिसके अंदर संटिंग डेवलप हो जाती है और उस वजह से यूरिन के कैरेक्टर लाइक फ्लूइड भी आपको वहां पर एक्यूमुलेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा उसको अपन क्या कहते हैं? उसको अपन यूरिनोथोरेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरिनोथोरेक्स के नाम से जानते हैं। और इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो रहेगा वो रहेगा ब्लड। क्या रहेगा? ब्लड। और ब्लड का जब अबनॉर्मल एक्यूमुलेशन होता है उसको अपन हीमोथोरेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोथोरेक्स कहते हैं। और उसके अलावा एक नोट डाल के और लाइन को याद रख सकते हो, एक सवाल कई बार पूछा जा सकता है कि मैसिव हीमोथोरेक्स किसे कहते हैं? किसे? मैसिव हीमोथोरेक्स किसे कहते हैं? तो मैसिव हीमोथोरेक्स अपन तब कहते हैं जब प्लूरल स्पेस के अंदर मोर देन 1000 ml फ्लूइड का कलेक्शन होता है तो उस कंडीशन को अपन क्या नाम देते हैं? हीमोथोरेक्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर भी बेसिक सवाल हमेशा बनता है, कौन से फ्लूइड को अपन क्या नाम देते हैं और किसके लिए
आपको एक स्पेसिफिक जो टर्म्स यूज होती है उस टर्म्स का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा डियर, है ना। तो ये सारी स्पेसिफिक टर्म्स हैं, उसको भी आप ध्यान रखिएगा। में से हीमोथोरेक्स एक अच्छा पॉइंट है, अभी तक कोई सवाल आया नहीं है, लेकिन फ्यूचर में कई बार ऐसे सवाल बन सकते हैं, इसके लिए इसका ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, अब ये टाइप्स ऑफ फ्लूइड हो गए। अभी तक हमने दो चीज़ें पढ़ ली, अपने डेफिनेशन देख लिया, टाइप्स देख लिए, कौन कौन से फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो सकता है, और अब तीसरा जो भी अपन पॉइंट पढ़ेंगे कि इसके कॉजेज क्या रहते हैं, इटियोलॉजी की चर्चा करते हैं। अगर अपन इसकी इटियोलॉजी की चर्चा करें तो देखो, हाँ बहुत आसान है, बहुत आसान का मतलब है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और दोनों चीज़ों को मैं आपको क्लियर करता हूँ। प्लूरल स्पेस के अंदर जो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है वो दो टाइप का हो सकता है। मतलब क्या, एक तो फ्लूइड हो सकता है ट्रांजुडेटिव। कैसा फ्लूइड हो सकता है? ट्रांजुडेटिव, मतलब वहां पर वो फ्लूइड का कलेक्शन जो कि नॉन इन्फ्लामेटरी नेचर का है। किस नेचर का है? नॉन इन्फ्लामेटरी नेचर का जो फ्लूइड है उसको अपन ट्रांजुडेटिव फ्लूइड कहते हैं, जहां पर इन्फ्लामेटरी सेल्स, पस सेल्स के नंबर न के बराबर होते हैं, और वो एकदम कह सकते हैं अपन सीरस फ्लूइड, मतलब सीरस लाइक फ्लूइड रहता है। तो जो ट्रांजुडेटिव कलेक्शन होता है एक तो, और एक होता है एक्सुडेटिव कलेक्शन, मतलब इन्फ्लामेटरी पस लाइक फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होना क्या कहलाता है? आपका एक्सुडेटिव कलेक्शन कहलाता है। तो प्लूरल जो इफ्यूजन है उसके इटियोलॉजी को अपन दो बेसिस पर क्या करते हैं? अपन डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं अपन? दो बेसिस पर अपन क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। और दो बेसिस कौन कौन सी है? एक तो है अपनी ट्रांजुडेटिव कॉज कौन कौन से हैं वो देखिएगा आप। ट्रांजुडेटिव, अगर अपन ट्रांजुडेटिव कॉजेज की बात करें, मतलब नॉन इन्फ्लामेटरी फ्लूइड कलेक्शन, है ना, कह सकते हैं अपन उसे, क्या कह सकते हैं? नॉन इन्फ्लामेटरी फ्लूइड। अगर अपन नॉन इन्फ्लामेटरी फ्लूइड की बात करें तो देखो, पॉइंट नंबर 1 सबसे कॉमन, अगर अपन ट्रांजुडेटिव के अंदर देखेंगे तो हार्ट फेलियर की वजह से सबसे कॉमनली आपको प्लूरल स्पेस के अंदर फ्लूइड का अबनॉर्मल कलेक्शन देखने को मिलता है। दूसरा बात करूं तो यहाँ पर लीवर फेलियर भी इंपॉर्टेंट रहता है। क्या रहता है? लीवर फेलियर भी इंपॉर्टेंट रहता है। उसके अलावा कई बार अपन कह सकते हैं हाइपो एल्बुनीमिया की वजह से भी आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। उसके अलावा आपको हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से भी ऐसा देखने को मिल सकता है, ध्यान रखिएगा, है ना। हार्ट फेलियर हो गया, लिवर फेलियर हो गया, हाइपो एल्बुनीमिया हो गया और हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया। ये देखो मुख्यतः आपके ट्रांजुडेटिव कॉजेज रहते हैं। और उसके साथ में भी अगर अपन चाहते हैं तो एक आध और ऐड किया जा सकता है, जिसके अंदर एक रहता है अपना नेफ्रोटिक सिंड्रोम। क्या रहता है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी आपके एक इंपॉर्टेंट कॉज है। किसका? ट्रांजुडेटिव फ्लूइड का कलेक्शन के रिगार्डिंग ध्यान रखिएगा। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में हमेशा से सवाल पूछे जाते हैं, और इस पेपर के अंदर जो रिसेंटली ESSA का पेपर हुआ था उसके अंदर इससे और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस से संबंधित 2 या 3 सवाल थे, है ना। बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जिसके अंदर आपको बॉडी से क्या होता है? मैसिव प्रोटीनूरिया होता है ना, और उसकी वजह से बॉडी के अंदर एल्बुमिन की मात्रा कम हो जाती है और लिपिड की मात्रा ज़्यादा होती है, और उसके साथ में BP बढ़ावा देखने को मिलता है डियर, है ना। तो हार्ट फेलियर की वजह से भी कलेक्शन हो सकता है प्लूरल इफ्यूजन, क्योंकि जब हार्ट अच्छे से काम नहीं करेगा तो बॉडी के अंदर क्या होगा? फ्लूइड ओवरलोड होता है, और उसकी वजह से क्या हो सकता है? आपके प्लूरल स्पेस के अंदर अबनॉर्मल एक्यूमुलेशन देखने को मिल सकता है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन ट्रांजुडेटिव कॉज ऑफ प्लूरल इफ्यूजन, तो आप क्या करोगे? हार्ट फेलियर करोगे। अब अपन बात करते हैं किसकी? एक्सुडेटिव की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं अपन? एक्सुडेटिव की बात करते हैं। अगर अपन बात करते हैं एक्सुडेटिव कॉजेज की, अगर अपन में बात करें तो देखो, एक्सुडेटिव कॉजेज के अंदर देखो सबसे कॉमन अगर अपन का बात करें एक्सुडेटिव कॉजेज के अंदर, तो नंबर 1 पर तो क्या रहेगा? निमोनिया रहेगा। नंबर 1 पर क्या रहेगा? निमोनिया। और नंबर 2 पर अगर मैं बात करता हूं तो रहेगा आपका कार्सिनोमा ऑफ लंग्स। ये आपका सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज नजर आएगा यहां पर। और अगर मैं तीसरे की बात करता हूं तो वहां पर आपको ट्यूबरकुलोसिस देखने को मिलेगा। ट्यूबरकुलोसिस मतलब TB, जो आपका थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज है आपके एक्सुडेटिव टाइप का कलेक्शन ऑफ प्लूरल इफ्यूजन। एक्सुडेटिव कॉजेज जहां पर इन्फ्लामेटरी फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा, कहां पर? आपके प्लूरल स्पेस के अंदर। तो सबसे बड़ा कारण क्या है? निमोनिया, जिसको अपन पैरानिमोनिक इफ्यूजन भी कहते हैं, मतलब निमोनिया की वजह से इफ्यूजन हो रहा है। तो उसके अलावा कैंसर है अपने लंग्स का, तब भी ऐसा हो सकता है।
उसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस है, तब भी आपको इन्फेक्टिव पैथोलॉजी होती है और उसकी वजह से प्लूरल स्पेस में अंदर ऐसा कलेक्शन देखने को मिल सकता है। तो आपसे जब पूछा जाए तो आपसे पूछा जा सकता है ऐसा कहीं एक्सुडेटिव और नॉन मतलब ट्रांसुडेटिव का जिक्र नहीं हो और आपसे सीधा सवाल पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्लूरल इफ्यूजन, तो आपको निश्चित तौर पर कहना है वो आंसर क्या रहेगा, निमोनिया वहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जब तक ऐसा स्पेसिफिक क्लासीफाई नहीं करे तो, है ना। और ये एडिनोकार्सिनोमा ऑफ लंग्स के बारे में सवाल पूछा गया था, जहाँ पर मतलब सही SGPGA से संबंधित कोई पेपर था, वहाँ पर ये सवाल पूछा गया था, इसलिए आपको मैं और इस चीज़ को विशेष ध्यान देने के लिए बता रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा ना। उसके अलावा और क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, और काफ़ी कॉजेज हो सकते हैं, जैसे एक आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ऐसा देखने को मिल सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर भी ऑटो इम्यून कारण की वजह से बॉडी के अंदर मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। उसके अलावा एक होता है सजोग्रेन सिंड्रोम। उसके अलावा सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटस भी एक कॉज हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य कॉजेज हैं जो कि आपको कॉमनली देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा भी अपन अदर जो ऑटो इम्यून कारण हैं, अदर ऑटो इम्यून कॉजेज भी आपके लिए इसके लिए क्या हो सकते हैं, जिम्मेदार हो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को तो आपको क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। ये बेसिक चीज़ें हैं और इन बेसिक चीज़ों को आपको हमेशा थोड़ा सा समझना पड़ेगा डियर, है ना। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। इस सेगमेंट को दो कॉजेज हो गया अपने, ट्रांसुडेटिव हो गया, एक्सुडेटिव कॉजेज हो गया, टाइप्स हो गए और अपनी डेफिनेशन होगी। अब अपन चलते हैं उसके अलावा आगे चलते हैं अपन इससे थोड़ा और आगे चलते हैं। देखो अब उसके अलावा भी कॉजेज बहुत होते हैं। पोस्ट MI की वजह से भी हो सकता है, MI के बाद में भी हो सकता है, कोई CABG से रिलेटेड हो सकता है, कोई वायरल इन्फेक्शन में हो सकता है। लेकिन अपने को सब चीज़ें याद रखना और रट के रखने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक और काम की बातों को अच्छे से याद रखा जाए, ये ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अब अपने अगर अपन बात करें इटियोलॉजी के बाद में, तो अपन बात करेंगे क्लिनिकल फीचर्स की। क्लिनिकल फीचर्स की बात करता हूँ मैं। देखो अब मैं क्लिनिकल फीचर्स के अंदर अगर अपन बात करें तो देखो क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। सबसे पहले से अपन शुरुआत करते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक चीज़ों पर अपन ध्यान देते हैं। देखो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो पेशेंट को जब आपको पता है कि जैसे मान लीजिए ये अपना प्लूरा है, क्या है अपना, ये प्लूरा है, ये अपना लंग्स था, लंग्स के बाद अपन इस प्लूरल स्पेस को अपन यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हुआ, जब इसके अंदर फ्लूइड का कलेक्शन होगा ना, जब इसके अंदर फ्लूइड का कलेक्शन होगा तो अल्टीमेटली होगा क्या भाई, अल्टीमेटली ये होगा कि आपके लंग्स को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। जब लंग्स को कंप्रेस करेगा तो ऐसी कंडीशन के अंदर लंग्स को एक्सपेंड होने के लिए क्या नहीं मिलेगा, स्पेस नहीं मिलेगा। जब लंग अच्छे से एक्सपेंड नहीं होगा तो आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेज अच्छा नहीं होगा। जब एक्सचेंज ऑफ गैसेज अच्छा नहीं होगा तब आपको क्या दिक्कत आएगी, तब आपको दिक्कत आएगी कि आपको रेस्पिरेटरी फीचर्स नजर आने लगेंगे। वहां पर क्या क्या रेस्पिरेटरी फीचर्स आ सकते हैं, देखो डियर। तो देखो पर्सन को क्या हो सकता है, कफ हो सकता है। उसके अलावा पर्सन को डिस्निया हो सकता है। उसके अलावा पर्सन को टैकीपीनिया हो सकता है। उसके अलावा पर्सन यूज ऑफ, उसके अलावा एक पहले 2 पॉइंट और लिख दीजिएगा। हाँ, उसके अलावा पर्सन को टैकीकार्डिया हो सकता है। उसके अलावा पर्सन को डायाफोरेसिस हो सकता है, डायाफोरेसिस हो सकता है। उसके अलावा पर्सन क्या कर सकता है, यूज ऑफ असेसरी रेस्पिरेटरी मसल कर सकता है। ठीक है, ऐसे तमाम बेसिक रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज वाले तमाम फीचर्स आपको नजर आएंगे। और उसके बाद में जब अपन देखो सबसे इंपॉर्टेंट अगर अपन बात करें तो जैसे सवाल बनते हैं वो 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से, देखो एक तो क्या होगा कि आपको अफेक्टेड जो साइट रहेगा, अफेक्टेड साइड हैज absence ऑफ लंग साउंड। क्या होगा, absence ऑफ लंग साउंड नजर आएगा। कैसे, देखो भाई अब बात समझो। यहाँ पर अगर यहाँ पर देखो अब नॉर्मल फ्लूइड का कलेक्शन होता है,
और कलेक्शन होकर ये लंग्स को क्या कर देते हैं, कोलैप्स कर देते हैं। कोलैप्स का मतलब है लंग्स एल्वेलाई को बिल्कुल एयरलेस करके एल्वेलाई पिचक जाती है, और जब एल्वेलाई पिचकेगी तो लंग्स भी अपने जगह पर क्या होगा, एक सीमित जगह पर हो जाएगा, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, कोलैप्सिंग ऑफ एल्वेलाई, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, लंग्स का कोलैप्स होना। अल्टीमेटली कोलैप्स तो एल्वेलाई हो रही है, लेकिन उसकी वजह से किस पर इफेक्ट आ रहा है, लंग्स पर इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो जब एल्वेलाई कोलैप्स हो जाएगी तो आपको पता है कि जो जितने भी लंग साउंड होते हैं ना, वो किसकी वजह से जनरेट होते हैं, एयर की एंट्री और एयर की एग्जिट होने की वजह से। तो जब लंग्स कोलैप्स होगा तो ना तो एयर की एंट्री हो पाएगी, ना क्या हो पाएगा, एग्जिट हो पाएगा, तो आपको कोई तरह का लंग साउंड भी वहाँ पर सुनने को नहीं मिलेगा डियर। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, हाँ, कि हाँ, अपोटेट साइड के ऊपर आपको अब्सेंस ऑफ लंग साउंड हो सकते हैं अगर लंग्स कोलैप्स होता है तो, या फिर जिस एरिया में, अगर जिस एरिया तक का इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पर नहीं होंगे, बाकी जगह तक आपको क्या हो सकता है, लंग साउंड फिर भी सुनाई दे सकते हैं इनिशियल स्टेज के अंदर, है ना। उसके अलावा क्या हो सकता है भाई, एसिमेट्रिकल एक्सपेंशन ऑफ लंग्स। एसिमेट्रिकल आपको एक्सपेंशन दिखेगा लंग्स का, मतलब एक तरफ से लंग्स का जो वॉल है वो क्या देखने को मिलेगी आपको, मतलब अनइक्वल होगा। दोनों तरफ की जो चेस्ट की वॉल है वो आपको इक्वल नहीं दिखी नजर आएगी, थोड़ा आपको अनइक्वल उसके अंदर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। जब अगर कोलैप्स हो रखा है, फ्लूइड हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रखा है, तो आपके सांस लेने के साथ में जो चेस्ट का वो एरिया आपको क्या नहीं होगा, आपको एक्सटेंड अच्छे से नहीं होगा, तो आपको एसिमेट्रिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे यहाँ पर, कि दोनों तरफ की जो, अगर अपन दोनों लंग्स को देखेंगे, दोनों लंग्स की चेस्ट वॉल को देखेंगे तो उसके अंदर सिमिलरिटी नजर नहीं आएगी आपको, है ना, ये इंपॉर्टेंट रहता है। अब उसके अलावा आपको वाइटिस अपीरेंस इन चेस्ट एक्सरे के अंदर आपको अफेक्टेड एरिया कैसा नजर आएगा, वाइटिश नजर आता है, और जब एयर का एक्यूमुलेशन होता है तब कैसा नजर आता है, ब्लैकिश नजर आता है। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर अपन एक और चीज़ बात कर सकते हैं, अपन एक्सरे का अगर अपन बात करें ना, तो वहाँ पर जो कोस्टोफ्रेनिक एंगल, कौन सा एंगल, कोस्टोफ्रेनिक एंगल भी ब्लंट नजर आएगा। कोस्टोफ्रेनिक एंगल भी क्या नजर आएगा आपको, ब्लंट, मतलब तीखा नहीं होगा, शार्प नजर नहीं आएगा। क्या होता है कोस्टोफ्रेनिक एंगल, देखो कोस्टल वर्ड जो होता है वो रिब्स के लिए यूज़ किया जाता है, फ्रेनिक मतलब आपको स्पेशली ये डायफ्राम वाले पार्ट के लिए अपन यूज़ करते हैं। तो देखो ये आपको पता ही है, डायफ्राम को सप्लाई करने वाली जो नर्व होती है उसको अपन फ्रेनिक नर्व कहते हैं, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये जो एंगल बनता है ये वाला, ये नॉर्मली क्या होता है, शार्प एंगल होता है। तो यहाँ पर जब फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये ब्लंट हो जाएगा। तो ब्लंट होगा, उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं भाई, कोस्टोफ्रेनिक एंगल का ब्लंट हो जाना। ये एक्सरे में आपको देखने को मिलता है, एक्सरे के अंदर आपको इसकी वाइटिश अपीयरेंस होगी। ये इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको नजर आते हैं। उसके अलावा अफेक्टेड एरिया के ऊपर आपको टैक्टाइल फ्रेमेटस नजर आ सकते हैं। उसके अलावा आपको फ्लूइड की वजह से डलनेस नजर आ सकती है। ऐसे फीचर्स भी आपको देखने को वहाँ पर मिल सकते हैं डियर, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स थे। और इन फीचर्स के बाद में अगर मैं डायग्नोसिस की बात करता हूँ, तो डायग्नोसिस के लिए अपन क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, डायग्नोसिस के लिए अपन क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, देखिएगा ज़रा। डायग्नोसिस की बात करता हूँ मैं यहाँ पर। अगर मैं डायग्नोसिस की बात करूँ तो डायग्नोसिस के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट तो हिस्ट्री और उसके साथ साथ में फिजिकल एग्जामिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। उसके साथ बाद में अपन यहाँ पर चेस्ट एक्सरे के द्वारा पता लगाएंगे। उसके अलावा अपन यहाँ पर यूएसजी कर सकते हैं, अपन अफेक्टेड एरिया के अंदर कितना फ्लूइड का एक्यूमुलेशन है। उसके अलावा अपन सीटी तक भी कर सकते हैं, अगर आपने को माइनर कलेक्शंस है, कुछ चीज़ों को और आइडेंटिफाई करना है, कोरिलेट करना है, तो अपन सीटी भी कर सकते हैं। उसके अलावा अपन सपोर्टिव इन्वेस्टिगेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो अपन यहाँ पर एबीजी कर सकते हैं पेशेंट के रेस्पिरेटरी चेंजेस को देखने के लिए। उसके अलावा सीबीसी कर सकते हैं और रिलेटेड अदर इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड टू क्लिनिकल प्रोफाइल। अब अपन सस्पेक्ट कराएंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम का बच्चा है, तो अपन किडनी के टेस्ट वगैरह कराएंगे, प्रोटीन यूरिया को अपन चेक करेंगे, तमाम चीज़ें अपन उसको क्या करेंगे, कोरिलेट करेंगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें अपन एससीपी अपने
मतलब कह सकते हैं कि उस पेशेंट की क्लिनिकल जो भी उसकी कंप्लेंट्स रहेगी उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा वो डिसाइड करेगा, ठीक है। तो अपने को ये सारी चीज़ें इस बारे में ध्यान रखना है, मुख्य तौर पर ये इन्वेस्टिगेशंस रहती है और आपको इसके रिगार्डिंग कई बार ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं डियर, है ना। अब उसके बाद में डायग्नोसिस की बात करूँ मैं, डायग्नोसिस के बाद में अगर मैं बात करता हूँ मैनेजमेंट की, तो इसमें थोड़ा अपना इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूँ तो मैनेजमेंट के अंदर अगर अपन सबसे पहले बात करते हैं अपने नर्सिंग मैनेजमेंट की, अगर कोई प्लूरल इफ्यूजन का मरीज आपके पास में आता है तो आप क्या चीज़ों पर आप ध्यान देंगे, पहले देखो निश्चित तौर पर आप ये कह सकते हैं कि पेशेंट जब आएगा तो हो सकता है उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के साथ में आए, तो आप सबसे पहले उस पेशेंट को क्या ध्यान रखें, आप पेशेंट की पोजीशन का ध्यान रखें। रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज़ वाले मरीज को सबसे पहले आप सेमी फॉलर पोजीशन दें। कौन सी पोजीशन दें? सेमी फाउलर पोजीशन दे। सेमी फाउलर टू फाउलर पोजीशन दिया जा सकता है, लेकिन सबसे कंफर्टेबल और सबसे कॉमन जो अपन देते हैं वो सेमी फाउलर पोजीशन रहती है। उसके बाद में अपन अगर पेशेंट को अपन क्या करेंगे, पेशेंट के वाइटल साइन को असेस करेंगे। क्या करेंगे? वाइटल साइन को असेस करेंगे। और वाइटल साइन के अंदर वही अपनी सारी चीज़ें असेंशियल, जैसे अपन SpO2 की बात करें, पल्स की बात करें, रेस्पिरेशन की बात करें, ब्लड प्रेशर की बात करें, टेम्परेचर की बात करें, उन सब चीज़ों को अपन असेस करेंगे। और उसके बाद में अपन क्या करेंगे कि अगर पेशेंट का अगर सेचुरेशन वगैरह कम आता है और पेशेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में नज़र आता है तो O2 सप्लीमेंटेशन दे सकते हैं। O2 को अपन सप्लीमेंट्री यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर अपन बात करें तो फिर अपन क्या करेंगे भाई, और अगर अपन बेसिक चीज़ों की अगर अपन बात करें तो पेशेंट्स को एज प्रिस्क्राइब्ड बाई SCP जो मेडिकेशंस रहती है उस मेडिकेशंस को भी अपन यूज कर सकते हैं। और उसके साथ साथ में अपन पेशेंट को फिजिकली मतलब जो उसका हिस्ट्री कलेक्शन भी और उसके फिजिकल एग्जामिनेशन को भी करेंगे, ताकि अपने को थोड़ा उस पेशेंट की बेसिक डाटा के बारे में अपने को पता चल सके, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या इसको पूरा लिख दीजिएगा, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन यहाँ पर अपन करेंगे, ठीक है। और अब देखो ये सारी चीज़ें तो अपनी बेसिक नर्सिंग मैनेजमेंट का पार्ट हो जाएगा। डाइट का भी अपन ध्यान रखेंगे पेशेंट्स को, जैसे जैसे पेशेंट वाइटली स्टेबल होगा उसके बाद अपन न्यूट्रिशन एस्पेक्ट को भी ध्यान रखते हैं। लेकिन अगर अपन इसके मेडिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्या होता है भाई, एक तो अपन होते हैं थोरेकोसेंटेसिस करते हैं। क्या करते हैं? थोरेकोसेंटेसिस करते हैं। क्या करते हैं? थोरेकोसेंटेसिस करते हैं। थोरेकोसेंटेसिस का मतलब क्या होता है? जिसको अपन प्लूरल टैपिंग कहते हैं। प्लूरल स्पेस में से फ्लूइड का रिमूव करना क्या कहलाता है? थोरेकोसेंटेसिस कहलाता है। 16 गॉज की नीडल डालकर पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन के 7th to 8th इंटरकोस्टल स्पेस के बीच में आपको पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन पर अपन नीडल डालेंगे 16 गॉज की, और उसको 3 वे से कनेक्ट करके फिर वहाँ पर जो एक्यूमुलेट जो फ्लूइड है उस फ्लूइड को अपन क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। उसको अपन क्या कहते हैं? थोरेकोसेंटेसिस कहते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद में अगर आपने को लग रहा है कि रिपीटेड एक्यूमुलेशन हो सकता है और अपने को उस पूरे फ्लूइड को बाहर निकाल कर वापस से अपने को नेगेटिव प्रेशर को स्टैब्लिश करना है, तो उसके लिए अपन ICD भी यूज किया जा सकता है ना, इंटरकोस्टल ड्रेनेज को भी यूज किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगी। और उसके अलावा देखो एक प्रोसीजर रहता है जिसको अपन क्या कहते हैं? प्लूरोडेसिस कहते हैं। क्या नाम देते हैं अपन? प्लूरोडेसिस कहते हैं, जिसके अंदर अगर रिपीटेटेड प्लूरल इफ्यूजन होता है अगर किसी पर्सन के अंदर, तो प्लूरल स्पेस के अंदर एक स्क्लेरोलाइजिंग जो एजेंट होता है उस एजेंट को इंस्टिल किया जाता है। और वो एजेंट क्या करता है? उन दोनों के दोनों प्लूरल वॉल्स को आपस में क्या कर देता है? अडेयर करवा देता है, चिपका देता है, ताकि ना तो स्पेस रहेगा और ना वहाँ पर फ्लूइड का रिपीटेटेड एक्यूमुलेशन हो सकता है। तो इन तीनों चीज़ों पर विशेष ध्यान रखिएगा। थोरेकोसेंटेसिस है, ICD है और प्लूरोडेसिस है। इनसे रिगार्डिंग आपसे सवाल पूछे जाते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। अब एक लास्ट पॉइंट आपको मैं बता देता हूँ। अदर जो भी रहेगा ट्रीटमेंट, वो पेशेंट के अदर ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन पेशेंट इटियोलॉजी, किस वजह से हुआ, वो सारी चीज़ें वहाँ पर मैटर करेगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिएगा, तो ये था आपका प्लूरल इफ्यूजन, एक बेसिक टॉपिक था जिसको मैंने आपको कंप्लीट और एक कह सकते हैं अपन एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कस करा। तो आप लोग कैसा लगा टॉपिक, इसके बारे में ज़रूर राय दीजिएगा और आगे भी उत्कर्ष परिवार के साथ में जुड़े रहिएगा और तमाम वीडियोस
देखते रहिए, शेयर करते रहिए और आनंद लेते रहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। थैंक यू।